मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग फोर्थ पेपर के अंतर्गत बात कर रहे हैं सोशल थिंकर, फिलोसफर और जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उन सब के का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उससे हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हमने ये कौटिल्य का जो सीरीज है उसको हमने शुरू किया है, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपसे बात की थी कौटिल्य के जीवन, उनकी किताब रचना, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से जो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो आया है निकल के स्टेट के का सप्तांग सिद्धांत, यानी कि सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। लेकिन ये कल की क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे राज्य के कार्य, यानी कि कौटिल्य ने जो फंक्शन ऑफ स्टेट के बारे में बताया और साथ ही साथ फंक्शन ऑफ स्टेट के अंतर्गत उन्होंने जो मंडल सिद्धांत दिया, मंडल थ्योरी, और इस तरह से जो डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो कौटिल्य ने चर्चा की वो आज हमारा विषय होगा। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक के को आगे ले जाना है, जिसमें कि आप लोग मेंस के लिए भी और किसी भी अन्य एग्जाम के लिए और इवन इंटरव्यू के दौरान भी आपको मदद मिले, ऐसा हमारा प्रयास होगा। तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसे जरूर देखिए। और जहां तक मैं आप लोगों को हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी और हमारे चैनल पर उपलब्ध जितने भी वीडियोज हैं वो सहजता से उपलब्ध हो जाएं और आप उनका फायदा प्रीलिम्स में, मेंस में, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य किसी कंपटीशन में उठा पाएं, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वीडियोज जो हैं आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो हम लोग अब सीधे चलते हैं हमारे विषय के ऊपर, और हम चर्चा करना चाहते हैं आज कौटिल्य के जो उन्होंने राज्य के कार्य के बारे में विचारधारा दी और साथ में जो उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया, सर्कल थ्योरी दिया। तो राज्य के तो बहुत सारे काम होते हैं, देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ द स्टेट। राज्य का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना, अपने लोगों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। राज्य के भीतर जो है संरचनात्मक विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। तो जो फंक्शंस कौटिल्य ने उस समय में दिए वो आज भी रेलिवेंट है, आज भी प्रासंगिक है। हम उसकी भी चर्चा करेंगे यहाँ पर कि चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो स्टेट के फंक्शंस के बारे में कौटिल्य ने बताया हो, सब जितनी भी कॉन्सेप्ट, जितने भी उन्होंने विचारधाराएं दी, वो सारी विचारधाराएं आज भी प्रशासन और राजनीति में उपयोगी है। तो कार्यों के दौरान, राज्य के कार्यों में देखिए सबसे पहला काम जो बताया गया है द सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क, यानी राज्य का एक काम है सुरक्षा से संबंधित कार्य, यानी राज्य का काम है सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा? तो अपनी सीमाओं की सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा करना। और क्या काम कर सकते हैं? तो जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे एनिमी हैं, बाह्य शत्रुओं के आक्रमणों से सुरक्षा करना, है ना। टू सिक्योर आवर कंट्री फ्रॉम आउटर एनिमीज, जो बाहरी देश के बाहर के लोग हैं और हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हैं, हमारे देश की सीमाओं को जो है वो छीनना चाहते हैं हमसे, हमारे किसी क्षेत्र में वो कोई घटना, कोई गलत इरादे से प्रवेश करते हैं, उनसे हमको हमारी सीमाओं की रक्षा करना है। ये अपनी जो फंक्शन ऑफ स्टेट में कौटिल्य ने स्पष्ट तौर पे बता दिया था। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि खाली सीमाओं की रक्षा करना या राष्ट्र की सुरक्षा करना ही नहीं, जो आंतरिक व्यवस्था है, जो इंटरनल सिस्टम है हमारा, लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहना चाहिए, यानी कानून व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए। यह तभी व्यापार, व्यवसाय और लोगों का जीवन बेहतर बना रहेगा, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, सांस्कृतिक आर्थिक विकास सुनिश्चित हो पाएगा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यों के अंतर्गत सुरक्षा संबंधित कार्यों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और साथ ही साथ देखिए उस जमाने में भी उन्होंने महामारी से रक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा, टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स एंड द पैंडेमिक्स, दिस इज द फंक्शन
दिस इज द प्राइम रोल ऑफ द स्टेट, यानी ये राज्य का प्राथमिक कार्य। अगर महामारी फैली है तो राज्य का दायित्व है कि वो लोगों को उन महामारी से बचने के तरीके से लेकर हर तरह से सहयोग करे। और ये बात हम आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज से 2300 साल पहले कौटिल्य ने ये बात अपनी अर्थशास्त्र नामक किताब में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक चीज तो ये स्पष्ट हो गया कि राज्य के कार्यों में हमारे देश की सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, महामारी से बचाव, इन सब चीजों का प्रमुख स्थान है। लेकिन अगर इसको वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगा? वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो हमारी मिलिट्री, हमारी जो नेवी है, हमारे जो एयरफोर्स है, हमारी जो थल सेना है, आर्मी है, ये सब क्या है? हमारी जो आंतरिक व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी होती है। तो कुल मिलाकर के जो उस समय में कौटिल्य ने जो बातें कही वो आज भी उपयोगी है, और अगर उन सिद्धांतों को माना जाए, उन सिद्धांतों पे चला जाए तो देश की सुरक्षा भी होगी और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा। और आगे देखते हैं, इन्होंने कहा कि राज्य का एक महत्वपूर्ण काम है स्वधर्म का पालन करवाना। स्वधर्म का पालन करवाना मतलब क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति का, यानी राज्य के भीतर जितने भी लोग हैं, राज्य मतलब कौटिल्य की भाषा में जो राष्ट्र है, जो देश है, जिसका एक प्रमुख है, तो राष्ट्र के भीतर विद इन ए कंट्री द पीपुल हैव फुलफिल देयर ड्यूटीज। उनका जो कर्तव्य है, जैसे कि देखिए कर्तव्य है जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन कराना, यानी वर्ण का धर्म, आश्रम का धर्म, कर्म का धर्म, ये सब जो है, ये सब धार्मिक जो विचारधाराएं हैं, ये जो गतिविधियां हैं, वर्ण धर्म का पालन करना, आश्रम धर्म का पालन करना, पुरुषार्थ धर्म का पालन करना, और कुल मिलाकर के धर्म का पालन करना। क्यों? क्योंकि जब नागरिक, जो लोग हैं, जो राज्य में जो प्रजा है, अगर वो अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, आश्रम व्यवस्था मतलब क्या हुआ? आश्रम व्यवस्था मतलब जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, मतलब अलग अलग स्टेजेस में जो व्यक्ति के काम है उनको पूरा करते जाना है। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? वर्ण, हर एक वर्ण, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी वर्ण है वो प्रत्येक वर्ण का अपना काम है। ईच वर्ण हैव देयर ड्यूटी। तो वर्ण का धर्म जो है उसे पालन करना है, आश्रम व्यवस्था का पालन करना है, पुरुषार्थ का पालन करना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, ये पुरुषार्थ हो गया। तो कुल मिलाकर के यहां पर कहना ये चाह रहे हैं कि अगर जितने भी लोग हैं, जो प्रजा है, अगर वो लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो सामाजिक व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी, सोशल सिस्टम विल बी फॉलोड। और इसके लिए क्या चाहिए? अगर आज के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है? संविधान यही तो कहता है कि हर एक व्यक्ति, अगर कोई प्रशासक है तो उसको अपनी ड्यूटी करना है, कोई मंत्री है उसको अपनी ड्यूटी करना है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई छात्र है, सभी अपने अपने ड्यूटी नियम और कानून और दायरे के तहत करेंगे। शासन चलाने वाले जो लोग हैं उनको अपना दायित्व निभाना है, और जो देश की प्रजा है उन्हें भी कानून का पालन करना है। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद द फॉलोइंग द स्वधर्म, यानी जिस व्यक्ति का जो धर्म है उसका पालन करना है। इस तरह से आपने यहां पर देखा कि ये भी राज्य की एक ड्यूटी हो जाती है कि राज्य में जो भी लोग रहते हैं, जो भी प्रजा है, वो अपने अपने धर्म का पालन करें, और अगर वो नहीं करते हैं तो उसे पालन करवाना है। फिर सामाजिक दायित्वों का पालन करवाना, ये भी कहीं ना कहीं राज्य की ड्यूटी है। सामाजिक दायित्व जो हर एक समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, सिस्टम शुड बी कंटिन्यूड। जो बहुत ज्यादा अंतर है, गरीबी और अमीरी का अंतर, बहुत ज्यादा जो सामाजिक व्यवस्था में अंतर है, वो अंतर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो मच मोर डिफरेंस इन द सोशल सिस्टम। तो ये डिफरेंस कैसे दूर होगा? तो उसके लिए राज्य की जिम्मेदारी। सोशल जस्टिस, इसको आप कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना करना। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव ना हो, इस बात को देखना राज्य की ड्यूटी है। क्योंकि राज्य अगर इस दायित्व का पालन नहीं करेगी
तो फिर समाज में अव्यवस्था पनप जाएगी। सोशल जस्टिस नहीं होगा तो अपराध बढ़ेगा। सामाजिक दायित्व का पालन करवाना ये राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है। पिता अपनी दायित्व का पालन करें, पुत्र, पति, पत्नी, गुरु, शिष्य, मतलब समाज के सभी वर्ग के लोग जिनका जो दायित्व है, जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका पालन करना भी ये ड्यूटी है हमारे समाज में रहने वाले लोगों की। और अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो सोशल जस्टिस क्या है, सामाजिक न्याय कौन पालन करवाता है? सोशल जस्टिस के लिए कानून बनाए, समाज में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की व्यवस्था की गई है कि राज्य इस तरह के कानून बनाए कि जो बहुत ज्यादा असमानता है, जो डिफरेंसेस है समाज में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। इसीलिए तो कई बार जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, वो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक दायित्व का पालन करवाना, और जब सामाजिक दायित्व का पालन नहीं हो पाता है तो दंड की व्यवस्था भी करना। तो इसके लिए सामाजिक कानून, सोशल लॉज की व्यवस्था कौन बनाएगा? सामाजिक कानून राज्य बनाएगा। आज की डेट में बात करें तो पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन जब कौटिल्य का शासन था तो वो तो मोनार्ची था, वो तो राजा का शासन था, तो राजा बनाएगा, राजा कानून की व्यवस्था करेंगे, राजा सामाजिक दायित्वों का पालन करवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कौटिल्य का जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी यूजफुल है, आज भी प्रासंगिक है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बताया। और क्या काम करते हैं? तो राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता है पब्लिक वेलफेयर, जनता का कल्याण। कैसे होगा जनता का कल्याण? तो जनता के कल्याण के लिए हर तरह से काम करना। इसीलिए उन्होंने कहा प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की प्रसन्नता है। इन द प्लीजर ऑफ द पब्लिक द प्लीजर टू द किंग। अगर जनता प्रसन्न है तो समझिए राजा भी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि अगर जनता प्रसन्न है तो देखिए वायलेंस नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा, राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं होगा, तो क्या होगा? राजा को भी खुशी मिलेगी और अपना दायित्व पूरा कर पाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने राजा के बारे में बताया आपको कि कैसा होना चाहिए राजा, जैसा कि चाणक्य ने बताया, कौटिल्य ने बताया या विष्णुगुप्त ने बताया। उन्होंने बताया कि राजा जो है एक ऋषि होना चाहिए, एक संत होना चाहिए, जिसका आत्मनियंत्रण होना चाहिए, धैर्य रखने की क्षमता होनी चाहिए, हैव ए गुड कैपेसिटी टू कीप पैशंस, हैव ए गुड लीडरशिप क्वालिटी, लर्निंग कैपेसिटी। तो कहने का मतलब यह है कि जन कल्याण के कार्यों को पूरा करना यह राज्य की ड्यूटी है। और कौटिल्य के हिसाब से देखेंगे तो राज्य का जो दायित्व है, जो अंतिम दायित्व है, वो राजा का है, तो इसीलिए राजा जो है इसे पूरा करेंगे। अगर आज के संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान में, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करता है? पब्लिक वेलफेयर स्टेट की व्यवस्था करता है, राज्य को बताता है। अभी तो ये राजशाही नहीं है, राजा नहीं है, दिस इज द डेमोक्रेसी। तो यहां पर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो कैबिनेट है, उनको गाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई आप लोग जो है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर काम करिए। ये राज्य की जिम्मेदारी है और ये राज्य की जिम्मेदारी आज से नहीं, ये बात कौटिल्य ने भी 2300 ईयर्स बैक, लगभग 2300 साल पहले हमें बता चुके हैं। तो राज्य के कार्यों को बहुत अच्छी तरह उन्होंने डिफाइन किया, समझाया कि राज्य की जिम्मेदारी क्या क्या होती है, राजा की जिम्मेदारी क्या होती है, और एक बेहतर राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है। लेकिन राज्य की जिम्मेदारियों में एक बड़ा काम यह होता है कि उसे अपने आसपास के देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना, बेटर रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी जिसको बोलते हैं आज की डेट में, कैसे बेहतर संबंध बनाए रखें। डिप्लोमेसी, इसके लिए कूटनीति का सहारा भी लेना पड़ेगा। द किंग हैव या स्टेट हैज टू टेक द डिप्लोमेसी, हैज द टेक सपोर्ट ऑफ द डिप्लोमेसी। उन्हें कूटनीति की मदद लेनी पड़ेगी, उन्हें मदद लेनी पड़ेगी एक बेहतर फॉरेन पॉलिसी की, विदेश नीति की। और यहीं पर एक नई चीज निकल के आती है जिसको कहते हैं हम लोग मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत, तो मंडल सिद्धांत क्या है? व्हाट इज मंडल सिद्धांत? तो विभिन्न राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों के प्रति अपनाई गई नीति, द पॉलिसी adopted by a state for
अदर स्टेट्स, एक राज्य, यहां पर राज्य मतलब देश, राज्य मतलब राष्ट्र। तो कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति क्या नीति अपना रहे हैं, इन नीतियों का जो आधार है वो मंडल सिद्धांत के रूप में देखने को मिलता है। कैसे बनता है ये सिद्धांत? तो देखिए, हर एक राज्य अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। ईच स्टेट वांट टू एक्सपैंड देयर स्टेट, साम्राज्य विस्तार करना ये राज्य की नीति होती है। हर एक देश चाहता है, चाइना भी चाहता है कि भारत का कुछ हिस्सा छीन ले, पाकिस्तान भी चाहता है कि कश्मीर का कुछ हिस्सा हमें मिल जाए, भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा हमारा है, भारत भी चाहता है कि अक्साई चीन का हिस्सा जो है वो जो है हमारा हिस्सेदारी होनी चाहिए हमारी उसमें। भारत भी चाहता है कि आसपास के जो हमारे छोटे छोटे राज्य हैं जहां पर शासन व्यवस्था बेहतर नहीं चल रही है, हमारे देश का हिस्सा हो। हर एक देश चाहता है। नेपाल भी चाहता है, आजकल नेपाल भी सिर उठाने लगा, आपने देखा होगा, है ना, कि नेपाल भी अपनी सीमाओं का विस्तार करने का प्रयास करता है, उन क्षेत्रों की बात करता है जो पहले जिसके बारे में कभी चर्चा भी नहीं होती थी। तो कहने का मतलब यह है कि कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंदर बहुत साल पहले ही इन बातों की चर्चा कर दी थी कि हर एक राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा, लेकिन सभी राज्य, सभी देश अपने अपने तरीके से डिप्लोमेसी की मदद लेकर, फॉरेन रिलेशन का मदद लेकर साम्राज्य का विस्तार कर पाएंगे या फिर जो स्थिति है उसे बना रख पाएंगे। अगर साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पा रहे, इफ नॉट एबल टू एक्सपैंड देयर एरिया and able to maintain their area, then this is also the success। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो राज्य हैं, जो देश हैं, वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति निर्मित होती है, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया। हर एक देश ये भी चाहता है कि भाई हमारे जो व्यापार का विस्तार है वो दूसरे देशों तक होना चाहिए। कैसे होगा? उसके लिए भी आपको संबंध बनाने पड़ेंगे, गुड रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो मंडल सिद्धांत जो है वो इन्हीं सब चीजों का एक मार्गदर्शन है, एक गाइड है। तो आइए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। मंडल सिद्धांत में आपने देखा कि भाई साम्राज्य विस्तार हर एक राज्य करना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? मित्रों की संख्या बढ़ाइए, इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंड्स कंट्रीज। शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से सतर्क रहिए। अगर आपका पड़ोसी देश कोई बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, जैसे भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो चाइना, और दूसरा कोई देश है जो हमसे ज्यादा मजबूत लगता है, तो ऑलवेज यू शुड बी अवेयर, सतर्क रहना पड़ेगा। समान स्तर वाले राज्यों के साथ मिलकर शक्तिशाली राज्यों की विस्तार की नीति से बचने हेतु एक गुट या मंडल बनाना चाहिए। समान स्तर वाले जो आपके बराबरी वाले राज्य हैं उनसे मिल जाइए, है ना, उनके साथ। मान लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया भी है, और हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, म्यांमार भी है, और भी आसपास के देश हैं, जो दोस्ती कर लीजिए, मिल जाइए, है ना, और दूसरे देशों से मिल करके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। तो कोई अगर शक्तिशाली देश हमारे ऊपर नजर उठा के देखेगा तो होगा क्या? उसे पता है कि भाई इसके तो बहुत सारे मित्र राष्ट्र हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स कंट्रीज हैं, अगर हमने कुछ भी गड़बड़ की तो हमारा विरोध हो जाएगा, हमारा व्यापार वाणिज्य, हमारा जो ट्रेड कॉमर्स है उनसे भी बिगड़ जाएगा, और इससे ये जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है ये राष्ट्र के हित में होती है। तो मंडल सिद्धांत के माध्यम से इन बातों को ही कौटिल्य ने उठाने का प्रयास किया। बात समझ में आ गई है ना कि आखिर ये मंडल सिद्धांत आया क्यों? मंडल सिद्धांत राज्य की कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी का ही कहीं ना कहीं एक बाय प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है। उस उत्पाद के अंतर्गत मंडल सिद्धांत में यह कहा गया कि किसी देश को अपने आसपास के देशों के साथ कैसे संबंध रखना चाहिए, किस तरह से उन्हें बात करनी चाहिए, किससे दोस्ती रखनी चाहिए और किससे दुश्मनी रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई राष्ट्र अपना विस्तार करेगा उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन राज्य का विस्तार करना यह तो हर एक राजा का कर्तव्य होता है। तो अब इन परिस्थितियों में कैसे काम होगा? तो देखिए क्या कहा उन्होंने, देयर आर 4 मंडल्स। उन्होंने 4 मंडल की बात की, मंडल 1, मंडल 2, मंडल 3 एंड मंडल 4। मंडल मतलब सर्कल, ये जैसे मैंने ये सर्कल बनाया ना, ये मंडल है, मंडल 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 मंडल,
है ना। इस तरह से मंडल। अब आप सब सोच रहे होंगे क्या मंडल? मंडल मतलब सर्कल, एक वृत्त। किसका वृत्त? तो राजाओं का वृत्त। कौन से राजाओं का वृत्त? अगर आप विजिगिसु हैं, विजिगिसु मतलब ऐसा राजा जो विजय का इच्छुक हो, जीतना चाहता है, अपना एक्सपेंशन करना चाहता है, उस राजा को क्या बोलेंगे? विजिगिसु। आप इंग्लिश में लिख लीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो, लेकिन ज्यादा हिंदी इंग्लिश में भेदभाव मत पालिए, ये मेरा हमेशा सलाह रहेगा। और मित्रवत आपको यही बोलूंगा कि चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, आपको दोनों भाषाओं के साथ अपनी पकड़ बनाए रखनी चाहिए, बाकी आपकी जैसी इच्छा। तो विजिगिसु मतलब विजय को इच्छुक, यानी कि वन किंग हु डिजायर टू विक्ट्री, ऐसा राजा जो जीतना चाहता हो, जो गुड गवर्नेंस एस्टैब्लिश करना चाहता हो, उत्तम शासन स्थापित करना चाहता हो, उसे क्या कहेंगे? विजिगिसु। तो मंडल सिद्धांत को समझने के लिए पहले ये जो 4 तरह के राजा होते हैं इन्हें समझ लेते हैं। तो विजिगिसु किसको बोलेंगे? द किंग हु वांट्स टू गेट विक्ट्री और टू एस्टैब्लिश ए गुड गवर्नेंस इन द विसिनिटी ऑफ द कंट्री, देश के आसपास के क्षेत्रों में अच्छा शासन स्थापित। अरी मतलब दुश्मन, है ना। ऐसा जो विजिगिसु का स्वाभाविक शत्रु है, जो विजिगिसु यानी जो राज्य विस्तार करना चाहता है, अपना आगे बढ़ना चाहता है और उसका स्वाभाविक रूप से शत्रु बन गया। स्वाभाविक शत्रु मतलब क्या हुआ? नेचुरल जो एनिमी है, मतलब वो राज्य भी विस्तार करना चाहता है। अगर भारत जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अपना कदम बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो पाकिस्तान भी तो यही चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को लेकर के समस्या खड़ी करता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि विजिगिसु का जो स्वाभाविक सूत्र है या शत्रु है, या उसकी सीमा विजिगिसु की सीमा से लगा हुआ है, जैसे भारत और पाकिस्तान सीमा लगी हुई है ना। तो एक बड़ा एनिमी है जिसमें कि जिसे अरी कहा जा सकता है। अब तीसरा राज्य जो होता है वो होता है मध्यम। ठीक, विजिगिसु, अरी और तीसरा है मध्यम। मध्यम मतलब होता है ऐसा राज्य, सच ए स्टेट, जिसकी सीमा विजिगिसु और शत्रु यानी अरी दोनों की सीमा से लगा हो। मतलब ऐसा कोई देश, ऐसा कोई राष्ट्र या ऐसा कोई राज्य जिसकी सीमा विजिगिसु यानी कि जो अब साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, और जो दूसरा राज्य जो साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, मतलब वो हो गए अरी, यानी विजिगिसु और अरी के बीच अगर कोई देश है, कोई राष्ट्र है, तो वो क्या कहलाएगा? मध्यम। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप भारत और चाइना को ले लें, तो बीच में क्या हो गया? नेपाल हो गया। तो ऐसे राष्ट्र को मध्यम कहा जाता है। और क्या होता है? उदासीन। कोई कोई राष्ट्र होता है उदासीन होता है, मतलब वो न तो विजिगिसु के पास है और न ही वो अरी के पास है, यानी कि ऐसा राज्य जिसकी स्थिति विजिगिसु के शत्रु मध्यम सबसे परे है, दूर है वो कहीं, लेकिन वो शक्तिशाली है और संकट के समय सहायता और विरोध करने में समर्थ है। ऐसे राज्य को क्या कहेंगे? उदासीन राज्य कहेंगे। मतलब उसको न तो विजिगिसु से मतलब है, न ही अरी से मतलब है, और न ही उसे मध्यम से मतलब है, लेकिन वो एक शक्तिशाली राज्य है। जैसे रूस शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जैसे आपका अमेरिका या ऐसे ही कोई देश, लेकिन वो मजबूत राष्ट्र है। अब मान लीजिए दो राष्ट्रों के बीच कोई संघर्ष होता है तो कभी कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे राष्ट्रों को कहा जाता है उदासीन राष्ट्र, जो न तो विजिगिसु के पास है, न मध्यम के पास है और न ही अरी के पास है, इनसे दूर कहीं स्थित है, लेकिन उसकी स्थिति काफी मजबूत है, वो शक्तिशाली राज्य है, कभी उसकी मदद की जरूरत पड़ भी सकती है। तो अब अगर हमें ये 4 तरह के राज्यों के बारे में पता चल जाता है तो हम आगे बात करने की स्थिति में आ जाते हैं। अब क्या होता है, ये देखिए मंडल 1, इसमें 3 तरह के राजा होंगे। कौन कौन होंगे? तो इसमें होंगे विजिगिसु यानी जो जीतने की इच्छा रखते हैं, उसके मित्र, हिज फ्रेंड, और मित्र के मित्र। ठीक है, मतलब विजिगिसु एक जो जीतने की इच्छा रखता है वो राजा, प्लस
दूसरा कौन आ जाएगा, फ्रेंड, यानी कि उस जीतने वाले राजा का मित्र और उस मित्र का मित्र। अब ये 3 सर्कल बना लीजिए आप ऐसे। एक यहां पर देखिए, ये मान लीजिए बीजी गिसु है, बीजू गिसी के साथ देखिए ये इसका फ्रेंड है, ये फ्रेंड का हो गया, तो ये एक सर्कल बन गया, और फ्रेंड का फ्रेंड, ये तीसरा सर्कल हो गया। ऐसे एक लाइन एनिमी वाला आएगा और एक लाइन फ्रेंड वाला आएगा। ये जो क्रम रहेगा यही कहलाता है मंडल, और यही क्रम जो है फॉरेन पॉलिसी में अडॉप्ट करनी पड़ती थी उस टाइम में, और आज भी कई बार ये चीज देखने को मिलता है। कैसे, आगे और देखते हैं। अब अगर दूसरा पहलू देखें तो देखिए दूसरा मंडल कैसे बनता है, मंडल 2। बीजी गिसु वाला तो हो गया मंडल, पहला मंडल। दूसरा, अब बीजी गिसु का जो शत्रु है ना वो भी तैयार रहेगा, वो भी दोस्ती करके रखेगा 2-4 लोगों से। किससे, तो बीजी गिसु और उसका शत्रु है ना, शत्रु का मित्र अपन ने नाम दिया, बीजी गिसु का जो शत्रु और शत्रु का मित्र और शत्रु के मित्र का मित्र। फिर यहाँ पर 3 राजा हो गए, है ना, एक सर्कल। यहाँ पर जैसे देखिए ये एनिमी का फ्रेंड और इस फ्रेंड का फ्रेंड, तो ये 3 जो है एक और बार सर्कल बन गया। ठीक, तो हो गए 2। तीसरा मंडल में चलते हैं। तीसरे मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में है मध्यम। मध्यम मतलब क्या होता है, ऐसा राज्य जिसकी सीमा बीजी गिसु और शत्रु दोनों की सीमा से लगा हो। तो इसमें रहेंगे मध्यम, फिर रहेंगे मध्यम के मित्र, और फिर मध्यम के मित्र के मित्र। मध्यम यानी कि नेपाल हो गया, मध्यम भारत और चाइना के बीच, नेपाल के जो मित्र हैं वो उनके साथ आ जाएंगे, और उनके मित्र के जो मित्र हैं वो भी उनके साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया मंडल 3। और चौथा होता है मंडल 4, जिसमें रहेंगे उदासीन। जो मैंने अभी बताया ना कि ऐसा राजा जो दोनों से परे है, दूर है उनकी भौगोलिक स्थिति, उदासीन है, वो उनको मतलब नहीं है, बीजी गिसु से भी नहीं और बीजू गिसी के मित्र से भी नहीं, बीजू गिसु से भी नहीं और बीजू गिसी के दुश्मन से भी नहीं, तो न्यूट्रल हो गए। अब न्यूट्रल का मित्र और उनके मित्र का मित्र, तो इस तरह से 3 राजा इसमें भी हो गए मंडल 4 में। तो मंडल 1, मंडल 2, मंडल 3, मंडल 4। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो मैंने बताया, मंडल 1 में बीजी गिसु रहेंगे, उनके साथ उनके फ्रेंड रहेंगे और उनके फ्रेंड के फ्रेंड, तो 3 राजा। बीजू गिसु के दूसरे मंडल में बीजी गिसु के शत्रु रहेंगे, शत्रु के मित्र रहेंगे और शत्रु के मित्र रहेंगे, यहां भी 3 राजा। तीसरे मंडल में मध्यम, जिसमें मध्यम के मित्र और मित्र के मित्र रहेंगे। चौथे में उदासीन के मित्र और उदासीन के मित्र के मित्र। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि इस तरह से ये सर्कल बन जाता है राजाओं का मंडल। अब देखिए आपके पास कितने मंडल हो गए, 4 मंडल। एक मंडल में कितने राजा हैं, एक मंडल में 3 राजा है ना, क्लियर हो रहा है बात। एक मंडल में 3 राजा हैं, और हर एक राजा को अपने राज्य की संप्रभुता बनाने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। 5 things required to maintain the sovereignty। sovereignty मतलब क्या हुआ कि राजा जो है स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकार से काम कर रहा है। तो 5 चीजें क्या क्या होती है। एक तो देखिए मिनिस्टर चाहिए, उनको अपना कैबिनेट, अपना निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उनके पास कंट्री होना चाहिए, मतलब कंट्री उनके अधिकार में होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए कि भैया ये क्षेत्र इस देश का है। तीसरा, उनके पास किला होना चाहिए, फोर्ट, जहां पे राजा और उनके सैनिक रह सके देश की रक्षा के लिए। और क्या होता है, ट्रेजरी होना चाहिए, उनके पास खजाना होना चाहिए, पैसे का इंतजाम होना चाहिए, टैक्स वगैरह वसूल करने की का अधिकार होना चाहिए, और अपनी आर्मी होनी चाहिए, अपनी सेना होनी चाहिए, तो वो संप्रभु होगा। तो 5 चीज चाहिए इस राजा को। अगर इस 5 में से एक भी चीज कम है तो वो कंप्लीट राजा नहीं कहलाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। अगर एक राजा को संप्रभु सोवरेन होना है, यानी कि अपना अधिकार वाला राजा होना चाहिए, अपना राज्य वाला राजा होना चाहिए, तो ये 5 चीज होना उसके पास जरूरी है। मिनिस्टर, कंट्री, फोर्ट, ट्रेजरी एंड आर्मी। अब अगर ये 5 चीज है तो वो एक कंप्लीट राजा है, एक सुवरीन राजा है, एक संप्रभु राजा, एक संप्रभु राज्य है। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मंडल सिद्धांत के अंतर्गत
कुल मिलाकर के 72 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स होते हैं। 72 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, 72 एलिमेंट्स होते हैं। कैसे? तो देखिए, पहले मंडल में 3 राजा और उनके 15 एलिमेंट्स, क्योंकि हर एक राजा के 5 एलिमेंट होंगे, तो 5 या 15, तो 3 राजा प्लस 15 एलिमेंट। फिर दूसरे मंडल में 3 राजा प्लस 15 एलिमेंट, तीसरे मंडल में 3 राजा प्लस 15 एलिमेंट, चौथे में 3 राजा प्लस 15 एलिमेंट। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के टोटल 72 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट होते हैं। यानी कि कोई भी विजी गिसु जो राजा होगा, यानी कि लड़ाई यानी कि युद्ध जीतने की इच्छा रखने वाला, अपने राष्ट्र का विस्तार करने वाला जो राजा होगा, उनको इस 72 एलिमेंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। He has to keep 72 एलिमेंट्स, मतलब किसी भी चीज को वो छोड़ नहीं सकता। तो अगर ये 72 एलिमेंट्स पर किसी राजा की पकड़ है तो वो क्या बन जाएगा? एक विस्तार कर सकेगा अपने राज्य का। कैसे? तो विस्तार ऐसे कर सकेगा, जो विजी गिसु है उसको पता है कि जो उदासीन राजा है, उदासीन जो है, जो 4th स्टेट में आ रहा है, इन उदासीन राजा, उसके साथ कैसे दोस्ती रखी जाए, उसके साथ कैसे मित्रता रखी जाए, उससे फॉरेन रिलेशन कैसे बना के रखा जाए। तो इसके लिए भी चाणक्य ने कुछ बातें बताई। जैसे देखिए, इसके लिए उन्होंने बताया कि डिप्लोमेसी की मदद लीजिए। आप कैसे लेंगे? तो डिप्लोमेसी के अंतर्गत उन्होंने ये देखिए क्या क्या बातें बताई। उन्होंने कहा कि आप जो आपकी जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, उसके तहत आप ये कर सकते हैं कि आप संधि कर सकते हैं। विदेश नीति, डिप्लोमेसी विदेश नीति के तहत संधि करके रखिए। अगर राजा आपके समतुल्य है या आपसे शक्तिशाली है तो मत लड़िए उससे, आप उससे संधि करके रखिए। संधि SANDHI संधि होगी। और क्या कर सकते हैं? अगर शत्रु के विरुद्ध अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे हम जीत हासिल कर सकते हैं, तो लड़ाई कर लीजिए, युद्ध कर लीजिए, क्या दिक्कत है? आपको साम्राज्य विस्तार करना आपकी ड्यूटी है। देन आपने स्टार्ट किया युद्ध, तो क्या हो गया? विग्रह हो गया। लेकिन कई बार सीधे युद्ध मत करिए, युद्ध से नुकसान होता है। चाणक्य जो है कभी भी युद्ध के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं करते थे। वो कहते थे कि युद्ध जो है लास्ट हमारा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन साम्राज्य का विस्तार तो जरूरी है। तो आप ऐसा करके रह सकते हैं, यान करिए, यान मतलब युद्ध की तैयारी ऐसे रखिए कि दुश्मन खुद ही बोले युद्ध की जरूरत क्या है, मैं तो आपकी बात मान रहा हूं ना, आई एम एक्सेप्टिंग योर सॉवरेंटी, आप तो बताओ करना क्या है। तो वो हो गया युद्ध। युद्ध घोषित किए बिना ही युद्ध की तैयारी करना, यह डिप्लोमेसी का हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑफ द डिप्लोमेसी। और मंडल सिद्धांत जो है ये आज भी उपयोगी है, यही बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखिए, आज भी करते हैं सभी देश, युद्ध तो नहीं करते पाकिस्तान से, युद्ध तो नहीं करते चाइना से, लेकिन युद्ध की तैयारी रखते हैं। और यही तैयारी जो है युद्ध को रोकने में भी मदद करता है। चाइना को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि ये पूरी तरह तैयार है, अगर हम 1 मारेंगे या 10 मारेंगे। मैं कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी युद्ध की तैयारी बेहतर है तो दुश्मन अपने आप आपकी झोली में आकर गिरेगा। तो आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है हमेशा, युद्ध लास्ट उपाय होगा, लेकिन युद्ध की तैयारी आप बराबर रखिए। हाँ, कभी कभी आपको आसन यानी कि तटस्थ भी रहना पड़ेगा, तटस्थ, इम्पार्शियल। न ही आप किसी के पक्ष में जाइए ना उसका विरोध कीजिए। कभी कभी होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में आपने देखा होगा, कई बार भारत क्या होता है, तटस्थ हो जाता है, इम्पार्शियल होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो देखिए आप नॉन अलाइन मूवमेंट बनाना पड़ा, ना तो अमेरिका की तरफ जाना है, ना रूस की तरफ जाना है, ना किसी और देश की तरफ पक्ष में जाना है। तो क्या हो गया? नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि हम किसी भी के पक्ष में नहीं है और किसी से दुश्मनी भी नहीं, किसी से दोस्ती भी नहीं, हमारा एक अपना स्टैंड होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभी तटस्थता की नीति भी अपनाई की जा सकती है और कभी कभी संश्रय, शेल्टर की भी आवश्यकता होगी। मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति बन गई कि किसी मजबूत राष्ट्र ने, हमसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्र ने हम पे हमला कर दिया, या हमारी जो है युद्ध में स्थिति बेहतर नहीं है, तो हमको शेल्टर लेना पड़ सकता है। आत्मरक्षा हेतु ऐसे राज्य हमें ढूंढ के रखना है, ऐसे क्षेत्र हमें, ऐसे राजा ढूंढ के रखना है जो ऐसे समय में हमारी मदद कर सकें, तो उसे कहते हैं संश्रय। और इस तरह से जो हमारी जो मंडल सिद्धांत है उसमें डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी कूटनीति है उसमें इन 4 चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। साम, दाम,
दंड और भेद। साम मतलब क्या हुआ? समझा बुझाओ, बातचीत करो, है ना, डिस्कस, साम हो गया। फिर क्या होता है? दाम, यानी जरूरत पड़ने पर आप धन देकर संतुष्ट करो, कुछ पैसा लग रहा है दे दीजिए, है ना, तो क्या हो गया? दाम। और जरूरत पड़ना तो दंड, यानी बल प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो दूसरा राज्य है उस पर हम हमला कर सकते हैं, युद्ध जीत सकते हैं, तो बल प्रयोग करिए, युद्ध कर सकते हैं। और कभी कभी भेद का भी उपयोग करना पड़ता है। भेद मतलब सामने वाले राज्य का, दुश्मन राज्य का भेद जानिए। भेद जानने के अलावा डिफरेंशिएट करिए, उनको अलग कर दीजिए। अगर कोई उनका मित्र देश है, झगड़ा लगा दो, है ना, तभी तो वो कमजोर होगा। दुश्मन देश को कमजोर करने के लिए क्या होगा? उनके दोस्तों के बीच झगड़ा लगाना, ये भी एक तरीका जो है अपनाना पड़ेगा। तो साम, दाम, दंड, भेद और संधि, विग्रह, यान, आसन, और आसन के अलावा ये जो है यान, आसन और संश्रय, ये सारी चीज मिलकर के क्या करते हैं? ये सारी चीज मिलकर के एक बेहतर विदेश नीति और कूटनीति में हमें मदद करते हैं। हेल्प इन बेटर फॉरेन पॉलिसी एंड द डिप्लोमेसी वी हैव फाइंड इट। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जो मंडल सिद्धांत के माध्यम से जो कौटिल्य ने जो बातें बताई, मंडल 1, मंडल 2, मंडल 3, मंडल 4, और जो राजाओं का उन्होंने वर्गीकरण किया, तीन, उन्होंने हर एक मंडल में 3 राजाओं को रखा, हर एक राजा को संप्रभुता की बात उन्होंने बताई, सॉवरेंटी की बात बताई। इन सब मिला करके एक बेहतर शासन को कैसे चलाया जाए, साम्राज्य का विस्तार कैसे किया जाए, किस तरीके से दूसरे देशों के साथ संबंध रखे जाएं, रिलेशन किस तरह से बेहतर किए जाएं, इन सब चीजों के बारे में जो है उन्होंने बताने का प्रयास किया। हाँ, एक चीज और है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति का जो हिस्सा है, उसमें एक द्वैधी भाव का भी जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी कभी द्वैधी भाव मतलब एक देश के साथ संधि और दूसरे के साथ युद्ध, यानी एक देश से आपने संधि की, अपने आप को मजबूत कर लिया, और फिर मजबूत बना के दूसरे देश के साथ युद्ध कर लिया। तो कई बार इन सब तरीकों का इस्तेमाल करना हमें पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत, विदेश नीति, कूटनीति और राज्य के कार्यों के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि एक बेहतर राजा, एक बेहतर राज्य का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है। और यही कारण है कि कौटिल्य के जितने भी विचारधाराएं हैं, जितना ही प्रासंगिक आज से 2300 साल पहले था, 2300 इयर्स बैक था, आज भी उतना ही रेलिवेंट है। तो मैं अगले 2 मिनट में आपको एक बार इसे रिव्यू करा दूं। पहले तो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि एक राज्य का कार्य क्या होता है, तो सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शंस बताया आपको, जिसमें कि अपने राज्य के पूरे क्षेत्र की रक्षा करना, आंतरिक व्यवस्था को भी बेहतर बनाना, प्राकृतिक आपदा और महामारी के समय भी, पैंडेमिक समय, नेचुरल डिजास्टर के समय भी लोगों की मदद करना और उनको जो है समस्या ना हो, इसमें हेल्प करना जो है राज्य की जिम्मेदारी होती है। स्वधर्म का पालन करवाना, है ना, जो वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था थी उस समय, वो लोग पालन करें, क्योंकि बेहतर शासन तभी चल पाएगा और राज्य अच्छे ढंग से चल पाएगा। सामाजिक दायित्वों का पालन होना चाहिए, है ना, जो जितने भी लोग हैं, प्रजा हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटी का पालन करें सही ढंग से, और इसके लिए जो है सोशल जस्टिस, सोशल लॉज वगैरह बनाना, सोशल जस्टिस का पालन करवाना राज्य की जिम्मेदारी है। पब्लिक वेलफेयर, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जो आज भी देखने को मिलता है कि अगर भारत एक वेलफेयर स्टेट है, जन कल्याणकारी राज्य है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसमें मदद करती है सरकार को, गाइड करती है सरकार को कि आपको किस तरह की नीतियां बनानी है। कौटिल्य ने भी बताया कि भाई प्रजा अगर प्रसन्न है, इफ द पब्लिक इज हैप्पी देन किंग इज हैप्पी, अगर जनता नाराज है, दुखी है, परेशान है, बेरोजगारी के कारण भटक रही है ना, तकलीफ है, और लॉकडाउन के कारण इधर से उधर जा रहे हैं, और उसके कारण लोग जो है अपराध, बुरी तरह से अपराध फैल रहा है, तो इससे राजा भी सुखी नहीं रह पाएगा। इसीलिए प्रजा को सुखी रखिए, राजा को सुख मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने बताई। डिप्लोमेसी के बारे में मैंने बताया आपको, फॉरेन पॉलिसी, जिसमें मंडल सिद्धांत का जिक्र किया।
कि मंडल सिद्धांत इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी राज्य है उसका एक प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने क्षेत्र का विस्तार करना, लोगों को खुश रखना, अपने क्षेत्र को जो है बढ़ाना। लेकिन समस्या है क्योंकि चारों तरफ देश हैं, सभी देश ऐसा ही सोचते हैं, तो इसके लिए भी कुछ तरीके निकाले उन्होंने कि भाई अगर आप बीजी गिसु हैं, राज्य का विस्तार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मध्यम हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप उदासीन हैं तो क्या करना चाहिए, और अगर आप बीजी गिसु का शत्रु हैं, अरी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो मंडल सिद्धांत में उन्होंने 4 मंडल बना के और फिर हर एक मंडल में 3-3 राजाओं का एक टीम बन गया और इस तरह से 4 मंडल में हो गए 12 राजा। प्रत्येक मंडल में जो राजा हैं उनके 5-5 एलिमेंट्स हैं। 5-5 एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि अगर वो 5 एलिमेंट्स हैं तभी वो सोवरेन है, नहीं तो गुलाम हो जाएंगे। तो सोवरेन स्टेट हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते तो 72 एलिमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा और उस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को उन्हें अपनाना पड़ेगा। और बीजी गिसु किसे कहते हैं, अरी किसे कहते हैं, मध्यम किसे कहते हैं, उदासीन किसे कहते हैं, ये सब भी हमने आपको इसमें जिक्र कर दिया। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको राज्य के कार्य और मंडल सिद्धांत के ऊपर अगर किसी भी तरह का प्रश्न आएगा तो आप उसे हल करने में सफल होंगे। अगले कुछ क्लासेस में हम आपको जो चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने या कौटिल्य ने जो बातें और भी महत्वपूर्ण, जैसे विदेश नीति को मैंने यहाँ थोड़ा संक्षेप में बताया है, फर्दर हम आपको डिटेल में भी बताएंगे। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर या महामारी के ऊपर उन्होंने किस तरह से अपनी बातें रखी है, अगले 1-2 वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना और सबसे बड़ी बात पैसेंस के साथ पूरा सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।